28 फरवरी 2026 मिडल ईस्ट के इतिहास में दर्ज एक ऐसी तारीख जिसने रातों रात दुनिया के नक्शे पर जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात को ही पलट कर रख दिया है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र यूट्यूब चैनल की पूरी कम्युनिटी और खासकर जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये डीप डाइव बहुत ही अहम होने वाला है। बिल्कुल। आज का जो हमारा विषय है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल इकोनॉमी, दोनों ही नजरियों से एक मास्टर क्लास की तरह है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अचानक हुई हत्या और उसके बाद पैदा हुए इस भयंकर वैश्विक संकट के बारे में। हाँ, और इस पूरे मुद्दे की गहराई को समझने के लिए हमने जो सोर्सेस का स्टैक तैयार किया है वो बहुत ही व्यापक है। विकिपीडिया के लेटेस्ट अपडेट से लेकर काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस मतलब CFR की रिपोर्ट, CSIS का एनालिसिस और साथ ही एनर्जी न्यूज बीट, ईरान इंटरनेशनल, टुडे न्यूज और इंडियाज वर्ल्ड के रिसर्च आर्टिकल्स तक शामिल है। और हमारा मिशन बहुत साफ है। आज इंटरनेट पर सूचनाओं का एक भारी अंबार है जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। हमें उस शोर से बचते हुए ये डीकोड करना है कि ईरान में उत्तराधिकार का संकट क्या है, मिडल ईस्ट की भू राजनीति कैसे बदल रही है, तेल बाजार पर इसका क्या असर होगा और सबसे जरूरी बात, इस स्थिति में भारत का कूटनीतिक रुख क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करना चाहूंगी। आज हम जिन भी सोर्सेज पर बात कर रहे हैं उनमें कई तरह के राजनीतिक दावे हैं, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान हो या इजराइल ईरान संघर्ष से जुड़े वामपंथी या दक्षिणपंथी विचार। हाँ, और हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। ये विश्लेषण पूरी तरह से तटस्थ है। ओरिजिनल सोर्सेज में जो भी जानकारी है हम बस उसे निष्पक्ष रूप से सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। सही बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 28 फरवरी का वो हवाई हमला, ये कोई छोटी घटना नहीं थी। अयातुल्ला खामेनेई ने 35 साल से ज्यादा समय तक ईरान पर एक छत्र राज किया। 35 साल मतलब ईरान में एक पूरी की पूरी जनरेशन ऐसी है जिसने उनके अलावा सत्ता के शीर्ष पर किसी और को कभी देखा ही नहीं है। बिल्कुल। और अब ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, ये एक बहुत बड़े युग का हिंसक अंत है। और इस हिंसक अंत की पटकथा कोई रातों रात नहीं लिखी गई। अगर हम टुडे न्यूज और अन्य रिपोर्ट्स को देखें तो इस घटना का सीधा कनेक्शन पिछले साल मतलब जून 2025 में हुए उस 12 दिवसीय युद्ध से जुड़ता है जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच लड़ा गया था। हाँ बिल्कुल, वो 12 दिन का युद्ध आज के संकट का ट्रिगर पॉइंट था। और टुडे न्यूज की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों का भी जिक्र है, जहां उन्होंने सीधे तौर पर रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की ओर साफ इशारा किया है। और यहीं पर यूपीएससी के नजरिए से एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट सामने आता है, एक ऑथोरिटेरियन रिजीम यानी सत्तावादी शासन, जहां पूरी ताकत सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द सिमटी होती है। जब वो शीर्ष नेतृत्व अचानक खत्म हो जाए तो एक पावर वैक्यूम पैदा हो जाता है, सत्ता का शून्य। हाँ, और इस शून्य का असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हिल जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो ये कि ईरान के संविधान के अनुसार अब अगला नेता चुनेगा कौन। कागजों पर देखा जाए तो ये काम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का है। ये 88 सदस्यों वाली एक संस्था है जिनका कार्यकाल 8 साल का होता है। और दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली मुआहिदी करमानी हैं, जिनकी उम्र 92 साल है। 92 साल? तो क्या यही लोग तय करेंगे अगला सुप्रीम लीडर? नियम तो यही कहता है। और अगर हम संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो कुछ बड़े नाम सामने आते हैं, जैसे खोमेनी के बेटे मुजतबा खामेनेई, पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारिजानी और न्यायपालिका प्रमुख घोलम हुसैन मोहसिनी एजे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट जुड़ा है उस शब्द से जिसे CSIS की रिपोर्ट में प्रिटोरियनिज्म 2.0 कहा गया है। ये बहुत ही भारी शब्द लगता है सुनने में। हाँ, प्रिटोरियनिज्म, इसे थोड़ा डिकोड करना जरूरी है। इसे अगर एक आसान ऐतिहासिक उदाहरण से समझा जाए तो प्राचीन रोम में सम्राट की रक्षा करने के लिए प्रिटोरियन गार्ड्स होते थे। शुरुआत में उनका काम सिर्फ राजा को बचाना था, लेकिन समय के साथ वो इतने ताकतवर हो गए कि राजा ही उनके इशारों पर नाचने लगा। बिल्कुल। और एक वक्त ऐसा आया जब वही प्रिटोरियन गार्ड्स ये तय करने लगे कि अगला राजा कौन बनेगा। CSIS की रिपोर्ट यही इशारा कर रही है कि आज के ईरान में यही हो रहा है।
बाहर से लगता है सत्ता मौलवियों के हाथ में है, पर क्या सच में ऐसा है? एकदम सही एनालॉजी दी आपने। आज के ईरान में वो प्रेटोरियन गार्ड्स दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, जिसे हम IRGC कहते हैं। रिपोर्ट का डेटा साफ दिखाता है कि IRGC ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 25 से 35% हिस्से पर अपना सीधा कब्जा कर लिया है। 25 से 35%? ये एक सेना के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए खत्म अल अंबिया नाम की कंपनी, जो देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाती है, वो सीधे IRGC के कंट्रोल में है। इसलिए प्रेटोरियनिज्म 2.0 का सीधा मतलब यह है कि ईरान अब एक विशुद्ध धार्मिक सत्ता नहीं रहा। ये धीरे धीरे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी सैन्य तानाशाही में बदल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर रह जाएगी? काफी हद तक। असली सत्ता की बागडोर उसी के हाथ में होगी जिसे IRGC चाहेगी। तो अब आगे क्या? CFR रिपोर्टर टुडे न्यूज के एनालिसिस के आधार पर भविष्य के कौन से सिनारियो बनते दिख रहे हैं? रिपोर्ट्स के आधार पर हम भविष्य को 3 मुख्य परिदृश्यों में बांट सकते हैं। पहला है मैनेज्ड कंटिन्यूटी, यानी प्रबंधित निरंतरता। इसमें सिस्टम को बनाए रखने के लिए किसी वफादार चेहरे जैसे मोजक्बा खामेनेई को सत्ता सौंप दी जाएगी, या फिर एक लीडरशिप काउंसिल बना दी जाएगी। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि सब कुछ सामान्य है। हाँ, लेकिन दूसरा सिनारियो थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, जिसे हार्ड राइट शिफ्ट कहा गया है। इसमें IRGC आधिकारिक रूप से सत्ता पर काबिज हो सकती है। वो कमांडरों या फिर अली लारेजानी और कलीबाफ जैसे राजनेताओं के जरिए एक कट्टरपंथी सैन्य शासन की घोषणा कर सकते हैं। और तीसरा परिदृश्य? तीसरा है रिजीम कोलैप्स, यानी शासन का पूरी तरह से पतन। और ये तब हो सकता है जब देश के अंदर जातीय अल्पसंख्यक जैसे कुर्द या बलोच विद्रोह कर दें। ईरान में अगर ग्रे युद्ध छिड़ गया तो ये पूरे रीजन को अस्थिर कर देगा। बिल्कुल। और संकट की इस घड़ी में ईरान को कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि इस घटना के बाद चीन और रूस ने ईरान का खुलकर साथ नहीं दिया। उनकी तरफ से सिर्फ हल्की निंदा वाले बयान आए। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि चीन और रूस को हमेशा ईरान का करीबी माना जाता रहा है। यही तो कूटनीति की हकीकत है। इसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ की एक बहुत बड़ी सैन्य परेड थी, और उस परेड में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। उन्हें मंच पर वो जगह नहीं मिली जो एक रणनीतिक साझेदार को मिलनी चाहिए थी। यानी पश्चिमी देशों के दबाव में या अपने हितों को देखते हुए चीन और रूस ने ईरान से दूरी बना ली है। ईरान अब कूटनीतिक रूप से बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और जब कोई देश इस तरह से अकेला पड़ता है तो वो सबसे डिस्परेट कदम उठाता है। और यहीं से हम ग्लोबल इकोनॉमी वाले हिस्से में आते हैं। UPSC के अर्थशास्त्र के पेपर के लिए ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। बात हो रही है हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट। बिल्कुल। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी को अंजाम दे दे तो क्या होगा? तबाही। एनर्जी न्यूज बीट के आंकड़ों पर गौर करें तो ईरान की सिर्फ धमकियों के कारण ही जहाजों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस 50% तक बढ़ गया है। दुनिया भर के बाजार डरे हुए हैं कि कच्चे तेल की कीमतें बहुत जल्द $100 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर सकती हैं। $100 प्रति बैरल, इसका मतलब है एक नई वैश्विक मंदी की शुरुआत। क्या इस हॉर्मुज वाले रास्ते को बाईपास करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है? विकल्प हैं, लेकिन उनकी क्षमता बहुत सीमित है। सऊदी अरब के पास एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जिसकी क्षमता 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, और UAE के पास अड़को पाइपलाइन है जो 1.5 मिलियन बैरल तेल ले जा सकती है। ये हॉर्मुज को बाईपास कर सकती हैं। लेकिन जो देश पूरी तरह से हॉर्मुज पर निर्भर हैं, उनका क्या? सबसे बड़ा खतरा इराक पर है। इराक पूरी तरह से बसरा के टर्मिनलों पर निर्भर है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो इराक की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो जाएगी। और इसी तेल के खेल में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आया है, रूस का डार्क फ्लीट। हाँ, डार्क फ्लीट। पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस ऐसे पुराने टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है जो अपनी पहचान छिपाकर समुद्र में तेल की तस्करी करते हैं। लेकिन अब इस डार्क फ्लीट पर भी लगाम कसी जा रही है। फ्रांस और बेल्जियम ने ग्रिंच और एथेरा नाम के रूसी टैंकरों पर हाल ही में जो कार्रवाई की है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। एक तरफ हॉर्मुज बंद होने का डर है और दूसरी तरफ डार्क फ्लीट पर कार्रवाई हो रही है। इससे ग्लोबल तेल आपूर्ति का संकट और भी गहरा हो गया है।
सप्लाई चेन हर तरफ से चोक हो रही है। ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे दर्शकों और अर्थशास्त्र कम्युनिटी के दिमाग में सबसे ज्यादा गूंज रहा होगा, भारत। भारत के लिए इस पूरे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के क्या मायने हैं? इंडियाज वर्ल्ड के एनालिसिस को अगर हम आधार बनाएं तो भारत की कूटनीति इस वक्त एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चल रही है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान और खासकर चाबहार बंदरगाह भारत का एक बहुत अहम साझीदार रहा है। ईरान भारत के लिए एक रणनीतिक एंट्री पॉइंट रहा है, लेकिन अब समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारत की स्वायत्तता और संरेखण यानी ऑटोनॉमी और अलाइनमेंट की जो नीति है, उसमें एक स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। बिल्कुल, भारत अब अमेरिका, इसराइल और खाड़ी देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। हाँ, इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं I2U2 और IMEC प्रोजेक्ट्स। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, और ये IMEC प्रोजेक्ट हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। यही वजह है कि ईरान इससे काफी चिंतित है। इसके साथ ही भारत ने हाल ही में हमास के हमलों और लाल सागर में हूती विद्रोहियों की आक्रामकता की बहुत कड़ी निंदा की है, जो कि सीधे तौर पर ईरान समर्थित गुट है। ये दिखाता है कि भारत अब अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े रुख अपनाने से हिचकिचा नहीं रहा है। लेकिन भारत पूरी तरह से ईरान को छोड़ भी नहीं रहा है। इस कूटनीतिक शतरंज के बिसात का एक बहुत ही रोचक पहलू है जंगेजूर कॉरिडोर। काकेशस रीजन वाला। बिल्कुल, एक तरफ तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की एक नई धुरी बन रही है जो भारत के लिए चिंता का विषय है। इस धुरी का मुकाबला करने के लिए भारत और ईरान दोनों ही अर्मीनिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी एक मोर्चे पर भारत ईरान के प्रभाव को बाईपास कर रहा है और दूसरे मोर्चे पर अर्मीनिया में उसी ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान और तुर्की को काउंटर कर रहा है। ये वास्तव में कूटनीतिक संतुलन का एक मास्टर क्लास है। एकदम सही। और इसी संतुलन को बनाए रखना अब भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ईरान आज इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सर्वोच्च नेता की मौत सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, ये इस बात को तय करेगा कि क्या मिडिल ईस्ट में सैन्य शासन आएगा, कोई भयंकर गृहयुद्ध छिड़ेगा या फिर सत्ता का कोई नया संतुलन बनेगा। और इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार, ग्लोबल इकोनॉमी और भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की विदेश नीति पर पड़ना तय है। बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा का अंत हमें गहरे और सोच विचार वाले सवाल के साथ करना चाहेंगे। जो जानकारी हमने आज सोर्सेस से डिस्कस की है, उससे एक कदम आगे जाकर जरा इस बारे में सोचिए। पश्चिमी देश हमेशा से ईरान में सत्ता परिवर्तन या रिजीम चेंज की उम्मीद लगाए बैठे थे। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर प्रिटोरियनिज्म 2.0 पूरी तरह से हकीकत बन जाए, अगर IRGC मौलवियों का चोला पूरी तरह से उतार फेंके और ईरान में एक विशुद्ध राष्ट्रवादी सैन्य तानाशाही स्थापित हो जाए, तो क्या रेजीम चेंज वास्तव में एक कमजोर ईरान को जन्म देगा? जाहिर। या फिर इसके विपरीत एक ऐसा अधिक आक्रामक और सैन्य रूप से अप्रत्याशित अनप्रिडिक्टेबल ईरान सामने आएगा जो मिडिल ईस्ट के पुराने सभी गठबंधनों को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसके परिणामों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। बिल्कुल। जो लोग इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, वो इस सवाल पर जरूर विचार करें, अपनी समझ और खोज को लगातार जारी रखें। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।